नमस्कार। बुक ऑडियो में आप सबका स्वागत है। बुक ऑडियो में इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित सृजन फिर से, मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ। आइए अब सुनते हैं अगली कहानी, उसको दूसरे के अपराध की सजा क्यों, मेरे यानी अजय सिंघल की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ बुक ऑडियो पर। हमारा बचपन तो वो दर्पण है जिसमें हमारे भावी व्यक्तित्व की झलक देखने को मिल जाती है। महापुरुषों की जीवनी से ही हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि वे बाल्यकाल से ही होनहार रहे हैं। हमारे यहाँ कहावतों में भी कहा जाता है कि होनहार बिरवान के होठ चिकने पात, पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। सही ही कहा जाता है। हम अक्सर ये देखते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति अपने बचपन से ही अव्यवस्थित रहते हैं। उनका मन बचपन से ही कुंठाओं से भरा रहता है। बच्चे तो हमारे समाज की नींव हैं। जिस प्रकार की हमारी नींव होगी, उसी के आधार पर ही हमारी इमारत का निर्माण होगा। यदि इमारत की नींव ही कमजोर होगी तो उस पर भव्य भवन का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं? उसी प्रकार यदि हम बचपन से ही बच्चों को बुरे संस्कार सिखाएंगे तो उनके सभ्य नागरिक होने की तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ये सब परिवार पर ही निर्भर करता है। परिवार एक प्रयोगशाला है और माँ उसकी मुख्य वैज्ञानिक होती है। हमारे इस परिवार की प्रयोगशाला में प्रतिदिन अनेक प्रकार के प्रयोग होते हैं और उन प्रयोगों से नवीन आविष्कार होते रहते हैं। ऐसे कौन माता पिता हैं जो ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे बड़े होकर सभ्य समाज की एक कड़ी बने, महान बने, उनकी इच्छाओं के अनुरूप बनकर उनका तथा स्वयं का नाम उज्जवल करें। लेकिन फिर सवाल यही है कि ये सब कैसे होगा? उनके बच्चे महान कैसे बन सकेंगे? इसका जवाब भी हम लोगों में ही निहित है, जो हम लोगों को ही खोजना है। इसके लिए हम माता पिता को अथक परिश्रम, प्रयास, लगन के साथ बच्चों की नींव को मजबूत बनाना होगा। परिवार तो पाठशाला है, जहां पर बच्चा जो सीखता है वही उसके संस्कार बन जाते हैं। बच्चा तो फूल की उस डाली के समान है जिसे जैसा चाहो वैसा मोड़ लो। वो तो कुम्हार की उस कच्ची मिट्टी की तरह होता है जिससे कुम्हार अपनी मर्जी के हिसाब से बर्तन बनाता है। हम भी अपनी इस मिट्टी में संस्कारों की सामग्री जैसी लगाएंगे, उसी के आधार पर हमारा बर्तन तैयार हो जाएगा। अब ये विशेषकर माँ और परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के संस्कार अपने बालकों में डालना पसंद करते हैं। माँ तो वो है जिसके संपर्क में बच्चे सबसे अधिक रहते हैं। जन्म से लेकर वो माँ के पास ही तो रहते हैं। यदि बाल्यावस्था से ही बालकों को अपराधों की तरफ आगे बढ़ने से रोका जाए तो वो निश्चित ही विनोबा भावे, भगत सिंह, शिवाजी जैसे महान व्यक्ति बनेंगे। जब बच्चा बड़ा होता है तो वो बातों को समझने लगता, यहीं से उसका प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। उसकी प्रगति का घोंसला तो छोटी छोटी आदतों के तिनकों से बुनकर ही तैयार होता है। फिर चाहे वो आदत छोटी ही क्यों ना हो, वो आदत देखने में भले ही छोटी हो, परंतु उसका प्रभाव बच्चों के कोमल मन पर बहुत अधिक पड़ता है। हमें अपने बच्चों में ऐसी भावना भरनी चाहिए कि वे अपने से बड़ों का सम्मान कर सकें। मिलजुल कर खेलने तथा रहने की बच्चों में तीव्र भावना होती है। हमें उनकी इस भावना का विकास करना चाहिए। हमें उन्हें ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए जिससे बच्चे मिलजुल कर रहना सीख सकें। आपस में मिलकर काम करने की परंपरा डालने से उनमें
विश्व मैत्री की भावना का विकास होता है। हम अपने बच्चों को ऐसी सीख दें जिससे वो अपना कार्य स्वयं कर सके और अपने समय का सदुपयोग करना सीख सके। सादगी अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण होता है। उन्हें सादगी और सज्जनता का गौरव सीखने दिया जाए, जिससे वो सादगी में हीनता का अनुभव ना करें। हम उन्हें राम और भरत के उदाहरणों द्वारा समझाएं। हम देखते हैं कि बच्चों में संकोच, झिझक, भय और भी अनेक भावनाएं घर कर जाती हैं। कुछ बच्चे घर पर तो बड़े ही मुखर होते हैं, बहुत बोलते हैं, परंतु बाहर जाने पर कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। उनको शर्म महसूस होती है। ऐसी स्थिति में डर लगता है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को व्यवहार कुशल तथा मिलनसार बनाने की कोशिश करें। माता को चाहिए कि वे बच्चों को स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करें। गलत निर्णय लेने पर भी बच्चों के प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए, जिससे कि उनका आत्मविश्वास जागे। यदि हम अपने बच्चों की चौमुखी प्रतिभा को विकसित करने में पूरा योगदान दें, तो बच्चे सभ्य, निडर, सुसंस्कृत, आत्मनिर्भर जरूर बनेंगे और हमारे नए समाज का सृजन हो सकेगा। सभ्य तथा स्वाभिमानी बच्चे ही सभ्य तथा उन्नत समाज की नींव हैं। बच्चे तो राष्ट्र के निर्माता हैं। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी समाज की आधार स्तंभ है। आगे आने वाले समाज का सृजन तो हम सबके द्वारा ही होना है। हम सब वर्तमान समाज का आधार हैं और कल के राष्ट्र की तकदीर हैं। हमें अपने राष्ट्र का फिर से सृजन करना है। हमारे बच्चों की किशोरावस्था में मानसिक तनाव की समस्या चिंता का विषय बनती जा रही है। खाने खेलने की इस उम्र में तनाव का बढ़ जाना एक समस्या के रूप में चिंताजनक बात है। तनाव की आहट तो हमें छोटी उम्र से ही दस्तक देने लगती है। हम समझ नहीं पाते हैं। गुड्डे गुड़ियों के खेल की उम्र में हम अपने मासूम बच्चों के हाथों में गुड्डे गुड़ियों की जगह मोबाइल फोन और टीवी का रिमोट दे देते हैं। उनका बचपन जब कच्ची उम्र में प्रवेश कर रहा होता है, तो उस समय पढ़ाई के अलावा उनके कंधों पर माता पिता की अपेक्षाओं का भारी बोझ भी आ जाता है। और इसके अलावा भी किशोर अनेक कारणों से तनावग्रस्त होने लगते हैं। हमें समय रहते किशोरावस्था से गुजर रही पीढ़ी को इस तनाव से मुक्त करने का प्रयास करना, किशोरों में पनपते तनाव को दूर करने का सफल एवं सजग प्रयास करना चाहिए, जिससे उनकी मौलिक प्रतिभा इस तनाव के दबाव में दम ना तोड़ दे। हमें उनके सुकोमल मन को समझना चाहिए और उनकी भावनाओं को अति संवेदनशील ढंग से और प्यार से विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। प्यार के अभाव में तनाव का जन्म होता है और इसकी पूर्ति होने पर तनाव खत्म भी हो जाएगा। उन्हें तनाव से मुक्त करने का प्रयास इस बात पर टिका रहता है कि बच्चों की समस्याओं को जानकर उनको डांट डपट के बिना प्यार की उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बना रहे और उनका तनाव भी खत्म हो जाए। ऐसा करने से बच्चे शरीर, मन एवं भाव से भी प्रसन्न होंगे। हम बच्चों के अंदर ये भावना भर देते हैं कि परीक्षा में अच्छे अंक ना प्राप्त कर पाना, ये असफल हो जाना मरने के बराबर है। अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, उसे सम्मान प्राप्त नहीं होगा। इसी कारण से आजकल हमारे युवा और किशोर आत्महत्या जैसे बुरे विचारों की ओर प्रेरित हो रहे हैं।
जब हम अपनी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे त्योहार हमारे मन में जरूर ही आते हैं। हमारे त्योहार रीति रिवाजों का पालन करने का माध्यम तो है, बल्कि इसके अतिरिक्त ये हमारे रिश्तों की डोर को भी बांधे रखने का एक माध्यम है। हमारे त्योहारों की वो बातें, वो पहलू जिनसे हमारी संस्कृति की पहचान की जाती है, अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वो सब समाप्त होते जा रहे हैं, जिसका एक प्रमुख कारण पश्चिमी देशों की सभ्यता का हमारे भारत में भी अपनाना है। वो होली का उल्लास जो फागुन शुरू होते ही दिखाई देने लगता था, अब कितना फीका होने लगा है। हमारे त्योहार अपने वास्तविक रूप को खोकर बस एक मात्र नाम बनकर रह गए हैं। ये गलती हम सबकी है, क्योंकि हम अपनी संतान को भारतीय संस्कृति और अपने त्योहारों के महत्व के बारे में बताते ही नहीं हैं। हमने उन्हें कभी नहीं समझाया कि भारतीय संस्कृति में त्योहारों का क्या और कितना महत्व है। आज हम तो उन्हें केवल पश्चिमी सभ्यता अपनाने पर ही जोर दे रहे हैं। हम आधुनिकता में खोकर अपनी भावी पीढ़ी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय संस्कृति तो केवल पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा और रिवाजों का दोहन कर रही है। हमारा विकास तो पश्चिमी सभ्यता से है, आधुनिक बनने से है। बस यही सीख हम उन्हें देते आ रहे हैं। आज यदि हम कोई परिवर्तन चाहते हैं तो किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता सबसे पहले हमारे घर से है। यदि हमारा प्रयास सार्थक हुआ तो उसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन जब उसी परिवर्तन से हमारे संस्कार, संस्कृति और समाज को हानि पहुंचने लगती है, इस परिस्थिति में ऐसे परिवर्तनों को रोकना भी आवश्यक है। हम जिस तरह की नींव डालेंगे, इमारत उसी पर बननी है। आज हमारी युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति और संस्कारों को भूलती जा रही है, क्योंकि माता पिता हमारे बचपन से ही पश्चिमी सभ्यता से सिखाने लगते हैं। हमें बदलाव लाना है तो इसकी शुरुआत हमें परिवार से ही करनी है, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब हमें इसके महत्व का एहसास हो सके। एक बार जब हम खुद को ये बात समझा लेंगे, तब हमें अन्य लोगों को ये समझाने में बड़ी आसानी होगी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन इसके लिए ये तो आवश्यक नहीं है कि हम अपने वास्तविक रूप का अस्तित्व ही समाप्त कर दें। हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी संस्कृति व संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी किसी भी त्योहार के बारे में खुलकर अपने विचार प्रस्तुत कर सके। इसके लिए उसे इंटरनेट जैसे अन्य साधनों का सहारा लेकर उसके बारे में खोजने की जरूरत ना हो। किसी को भी अपराधी कहने से पूर्व हमें ये भली भांति पता कर लेना चाहिए कि उस अपराध का जिम्मेदार वो व्यक्ति है भी या नहीं। कोई भी व्यक्ति अकेले किसी भी अपराध का अपराधी नहीं होता है। उसके अपराध के लिए वे सभी जिम्मेदार होते जिस समाज या वातावरण में वो रहता है। कोई भी जन्म से स्वाभाविक अपराधी नहीं होता है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो। जब हम बिगड़े हुए बच्चे या समस्या मूलक बच्चों का अध्ययन करते हैं तो हमें एक बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी बच्चा एक विशिष्ट वातावरण में एक अबोध शिशु के रूप में जन्म लेता है और उसे वातावरण की भाषा एवं व्यवहार का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। ये तो सभी मानते हैं कि उस समय वो एक कोरे कागज की तरह होता है। उसे तो ये भी ज्ञात नहीं होता है कि जिसने उसे जन्म दिया उसे वो क्या बोले।
उसे तो जो कुछ भी सिखाया जाता है वो वही सीखता है और जिस तरह का वातावरण उसे मिलता है उसी के अनुरूप स्वयं को ढाल लेता है, फिर चाहे वो उसके लिए अच्छा हो या फिर उसे हानि पहुंचाए। किसी को भी अपराधी कहने से पहले सोच लेना चाहिए कि वो इसी समाज में पैदा हुआ है। उसे चोरी, बेईमानी, उत्पीड़न, शोषण जैसी सभी घटनाएं समाज से ही सीखने को मिलती हैं। ये सब उसके साथ जन्म से नहीं आते हैं। हमारे समाज में बाल अपराध भी होते रहते हैं। यदि हमें समाज में फैले हुए बाल अपराधों को समाप्त करना है तो अभिभावकों को आगे आना चाहिए। बालक तो बड़ों का ही प्रतिबिंब होते हैं। आदर्शवादी, नैतिकता से परिपूर्ण बालक चाहने से पहले सामाजिक वातावरण को भी पवित्र एवं सभ्य बनाना होगा। हमारे यहाँ कानून की सबसे बड़ी बात तो ये है कि गलती कोई करता है और उस गलती का खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है। बेचारी 7 साल की मासूम बच्ची निहारिका, आज जब उसे देखा तो उसके प्रति बड़ा ही दुख हुआ। निहारिका के पिता ने कुछ दिन पहले ही उसकी मां मतलब अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसकी मां तो पहले ही मर चुकी थी और उसके पिता भी अपनी पत्नी के कत्ल को अंजाम देकर जेल चले गए। बेचारी मासूम निहारिका अनाथ हो गई। हमने इस घटना के बारे में जानकारी ली तो हमारे हृदय को गहरा आघात पहुंचा। क्या आप लोगों के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई, ये प्रश्न नहीं उठा कि आखिर उसके पिता ने उसकी मां को क्यों मार दिया? क्या आप इसके पीछे का कारण जानना चाहेंगे? चलिए, आप जानना चाहें या ना जानना चाहें, हम आपको बताते हैं कि किस कारण से उस आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उस आदमी ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि निहारिका की मां ने ऑमलेट बनाने से मना कर दिया था और उसके मुंह से इनकार का शब्द सुनते ही उसे इतना गुस्सा आया कि उसने मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया। फिर क्या हुआ? हुआ क्या? वही हुआ जो होना था। अपनी पत्नी को तो जिंदा जला दिया और खुद भी जेल चला गया। बची मासूम निहारिका। क्या ये केवल निहारिका और निहारिका के मां के साथ ही हुआ है या केवल निहारिका ही अनाथ हुई है? अरे नहीं, हमारे समाज में निहारिका की मां की तरह न जाने कितनी स्त्रियां इसी तरह जिंदा जला दी जाती हैं और निहारिका की तरह अनेकों मासूम बच्चों के सिर से मां के आंचल की छाया खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है? क्या इनकार का शब्द सुनने के बाद उसका अंतिम समाधान मौत होती है? हम ये समझें कि जीवन अनमोल है। हमें किसी की जिंदगी समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। हम ऐसी क्रूर घटनाओं के खिलाफ आवाज कब उठाएंगे? हमें इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी, नहीं तो न जाने कितने मासूमों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अनगिनत मासूमों के सिर से मां की ममता का आंचल ही नहीं उठ जाएगा, बल्कि उनका बचपन, उनकी वे तमाम खुशियां छिन जाएंगी जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। वो भी उसकी तरह 7 साल की उम्र में ही किसी दूसरे के कार्यों की सजा भुगतने लगेंगे। उनका क्या कसूर है जिन्हें गुनाह शब्द का मतलब भी नहीं पता होता है, परंतु उन्हें इन गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ती है? जरा सोचिए, कैसा होता होगा उन मासूमों का बचपन जिनकी जगह पर हम अपने आप को रखकर देखें, हमें क्या आभास होता है, क्या गुजरती है हम पर
इन बेचारे मासूमों को तो प्रत्येक पल इसी पीड़ा से गुजरना होता है। हम आप ऐसा करने से पहले क्यों नहीं सोचते हैं? क्या इनके जीवन में कभी कोई इनकी मां की कमी को पूरा कर पाएगा? इनका वो बचपन जो मनुष्य के जीवन का अद्भुत स्वर्ण काल होता है, इन्हें फिर कभी वापस मिल पाएगा? हमने अगर इनके बारे में अभी कुछ नहीं सोचा तो न जाने कितने मासूम थोड़े से समय में ही अनाथ होते जाएंगे। इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या केवल ऑमलेट ना बनाने से इतनी बड़ी सजा मिलती है, जो भारत में बड़े से बड़े अपराधी को भी सरलता से नहीं मिल पाती है? इसके लिए भी कानून तरह तरह की याचिकाओं, तरह तरह की दलीलों का हवाला देता है। तो फिर ये अधिकार हमें किसने दे दिया? कहां पर लिखा है कि किसी के मुंह से इनकार का शब्द सुनते ही उसकी हत्या कर दो? क्या अधिकार है तुम्हें? अगर वो तुम्हारी पत्नी है तो तुम भी तो उसके पति हो। क्या तुमने उसके किसी काम के लिए कभी मना नहीं किया? जरूर किया होगा, लेकिन क्या तुम्हारे मना करने पर उसने पलटकर तुमसे कभी कुछ कहा? शायद नहीं कहा होगा। अगर नहीं कहा है तो फिर हम उनके साथ ये अन्याय क्यों करते हैं? अभी आप सुन रहे थे प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित सृजन फिर से का एक भाग, उनको दूसरों के अपराधों की सजा क्यों, आपके अपने अजय सिंघल की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ बुक ऑडियो पर। हमारी अगली कहानी कहने से क्या होता है अवश्य सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ बुक ऑडियो पर, मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ। धन्यवाद।